बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में एक्चुअली अंधाधुंध धुंध थी और इस कदर शदीद धुंध थी कि आज वाकई ज़ीरो विजिबिलिटी थी। लेकिन कुछ समझ से बाहर सूरत हाल ये थी कि ऑल द वे धुंध ही धुंध थी, लेकिन जैसे ही ऑफिस के पास आई वहाँ पर सूरज भी नज़र आ गया। तो खुशी इस चीज़ की है कि आज धूप निकल आएगी। अभी शायद निकल भी आई हो बाहर, क्योंकि मैं तो तकरीबन आई थी 7:30 बजे के करीब। अलबत्ता इतनी शदीद धुंध में मेरे ख्याल से गाड़ी चलाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ना सिर्फ गाड़ी चलाना बल्कि जो बाइक पे है बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी। सो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझिए, मोहतात ड्राइविंग कीजिए। अगर आप ड्राइविंग मोहतात तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और खैरियत से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम ना सिर्फ इससे अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। एक और अहम चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए भी समझ रही हूँ कि खौफ आ रहा है इस चीज़ से कि आपको हर रोज़ पता चल रहा है कि नमूनिया के केसेस में इजाफा हो रहा है, बच्चों की डेथ इससे हो रही हैं। सो प्लीज़ बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। 15 से 20 दिन ये ऑलमोस्ट सर्दी के रह गए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इस पे एहतियात की ज़रूरत है। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इस मामले में एहतियात करती हूँ, बल्कि एहतियात करती हूँ और करवाई भी जाती है। घर में बड़े होते ही इसीलिए हैं कि आपको बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ कराया जाता है कि आपने इस तरह बच्चों का ख्याल रखना है। सो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों के लिए कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में अपने मुल्क, क्योंकि अब आपके मुल्क के लिए कुछ होने जा रहा है ना बड़ा, तो इसलिए आपने मुल्क को भी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला वो हुक्मरान लेकर आए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हो। आ जाते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की खबरें क्या हैं? बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार अब होशियार हो जाए। सेफ सिटी अथॉरिटी का मोटरसाइकिल सवारों को ट्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रोज़ा रसूल पर हाजिरी। सऊदी और पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला हुक्काम ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी से मसीही बिरादरी के वफ़द की मुलाकात। और इसके बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार, नमूनिया केसेस में इजाफा। वेलकम बैक। और इन खबरों की तफसील के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। राउद इरशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। हम आ जाते हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें बारी दे दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो यहाँ पे बैठ के लोगों को बाखबर करना होता है और हमारी कोशिश होती है कि शहर के तमाम हैपनिंग से, इसलिए ज़रूरी था। राव साहब चलें जी, अब आपकी बारी आ जाती है। पहली खबर है हमारे पास। अच्छा जी, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की अब शामत आएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी, बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। लेकिन मैं खबर पढ़ते पढ़ते क्या सोच रही थी कि इतनी धुंध में हेलमेट पहन के बाइक चलाना भी एक चैलेंज है। राव साहब नहीं, इतनी धुंध में बाइक, धुंध में उसका धुंध का हेलमेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपकी नजर नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बल्कि आपको थोड़ा सा तो मुश्किल है राव साहब। ना सिर्फ आपको ठंड से बचाता है, आप ही के प्रोग्राम में नहीं, आई अग्री, लेकिन आपके ही प्रोग्राम में सीटीओ साहब ने ये बताया था हमें कि एक साल में जो कत्ल की वारदातें हैं उनको अगर देखें तो वो उनकी तादाद है तकरीबन अगर 8000 है, तो जो चोट से, जो सर की चोट लगने से जो कैजुअलिटीज है, तो हर रोज रेस्क्यू का डेटा हमारी स्क्रीन पर चल रहा होता है। यानी 400 लोग। मैंने ना कभी हेलमेट पहने, ना कभी बाइक चलाई है, लेकिन आप लोग शायद बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आपको सर्दी से भी महफूज रखता है और आपको जो महफूज ड्राइविंग है उससे भी महफूज। बहुत सारे वाक़यात हैं, इतनी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं हेलमेट की वजह से, आपको बहुत ज्यादा नहीं, वो उसका तो फायदा है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की सूरत में आप डायरेक्ट हेड इंजरी से बचते हैं। मसला अब ये है, नई जो डेवलपमेंट है इसमें अब हेलमेट ना पहनने पर कैमरों से चलान दिखा रहे हैं ना, वो बड़ी जबरदस्त है, प्रॉपर ऐसे मार्क कर रहे हैं। और जाहिर है कैमरों से, अगर तो इरफान साहब की बाइक मैं लेके निकला हूँ, मैंने हेलमेट नहीं पहना तो चलान तो मेरा ही है, चलान तो इरफान साहब के नाम पे आएगा। हाँ।
तो अब ये वाले इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। तो आप ना दें इरफान साहब को बाइक, आप उनको अपना हेलमेट भी साथ दे के भेजें। नहीं, मेरी बाइक लेके जा रहे हैं, चलान इनका जो है वो वायलेशन ये कर रहे हैं। वायलेशन मैं कर रहा हूँ, गैर जिम्मेदार बंदे को अपनी बाइक देना। बाइक, ये बिल्कुल आपने बात इसी के तदारुक के लिए इसी पर बात करना तो जरूरी है। आपको याद होगा कि किसी का चलान किसी के घर में जाता भी तो हमने देखा है ना, वो इसी वजह से, वो इसी तरह के हालात से। नहीं, अब आपको पता होगा कि अगर इरफान साहब ने नहीं हेलमेट पहना तो 2000 का चलान, तो आप बाइक ही ना दे। 2000 का चलान है बेसिकली, ये जुर्माना जो है ये आपकी लाइफ सेविंग के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है ज़्यादा मोटर बाइकर्स के लिए, क्योंकि लोगों को पहले ही मुश्किलात हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो सर की चोट लगने से जो कैजुअलिटीज़ की रेशो है वो बहुत नीचे आई है हेलमेट के इस्तेमाल से। यानी इस साल का जो डेटा शेयर होगा आपके साथ, वो आपको बड़ा वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि बहुत कम ऐसे वाक़यात हुए कि कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन आपको साथ में चलान के हवाले से बिल्कुल ये एक है, और जो सेफ सिटी का असल काम है। कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, सेफ सिटी के तो बहुत सारे कैमरे एक्टिव नहीं है, तो क्या ये बहुत सारे ऐसे ही लोगों का बहुत सारे ऐसे नहीं, अब चलान से आप बाहर निकलेंगे तो सॉफ्टवेयर में तो बाइकर्स तो बेचारा काम पे गया है, जिसने रूटीन में जाना है, उसने अगर वायलेशन किया वो तो कैमरे में आ ही जाएगा। लेकिन क्या कभी इस कैमरे में वो दहशतगर्द आएंगे? क्या कभी इन कैमरों में वो क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड मुरतब करना था, जो हमें 2016-17 में बताया गया था कि इसके फीचर्स में शामिल है, क्या कभी वो भी मुमकिन हो पाएगा? और एक और सवाल तो ये है, कम उम्र ड्राइवर इरफान इससे डिटेक्ट होंगे? क्या मोटर बाइकर्स उन क्रिमिनल से ज्यादा खतरनाक है जिनके लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है? आप पहले अपना तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें, पहले खुद तो कुछ कर लें। आपने क्रिमिनल्स का डेटा क्या आज तक एंटर किया इसमें? पूछे ना इनसे, जो इरफान साहब मेरे ख्याल से इरफान ये सेफ सिटी के साथ पुलिस की भी एफर्ट इसमें काउंट करती है। जो राव साहब ने पॉइंट रेस किया ना, तो फिर उनको भी, पुलिस को भी सेफ सिटी को लूप में लेना ना। रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश इस शहर में है, रिकॉर्ड याफ्ता अगवाकार, डकैत, सब लोग इस शहर में फिरते हैं, जिनका हमने ये बताया गया था कि इनकी फोटो से ये जब कैमरे से गुजरेंगे तो उसके बाद ये आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। कितने आइडेंटिफाई किए ये तो बता दें। देखिए, इस हवाले से अगर जो ये खबर के मुताबिक हम बात करें तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसी जिद्दत आप अपना रहे हैं, उस जिद्दत की जानिब जा रहे हैं। कवानीन की पाबंदी सिखाएंगे और उसके साथ साथ कम से कम डिप्लॉयमेंट सड़क के ऊपर। जो ट्रैफिक वार्डन अगर सड़क के ऊपर खड़ा है, अगर उसने एक चलान करना है तो उसके लिए उसको कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उसको दरकार है। क्योंकि अगर राव साहब को उसने रोका तो राव साहब ने सबसे पहले उसे कहना है मैं 42 से हूँ, उसने कहना अच्छा मैं फिर भी चलान करूंगा। फिर इन्होंने फ़ोन निकालना है, सीटीओ को कॉल करनी है या किसी बड़े अफसर को कॉल करनी है, उससे कहना इससे बात करो। उस बेचारे को अपनी पड़ जानी है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाती है, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि उस बेचारे को आपने आधा घंटा उसका सारा काम रोक देना और उसने एक जो चालान करना है। ट्रैफिक पुलिस के लिए खुद बजाते खुद जो ट्रैफिक वार्डन है, मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो लोग परेशान हैं कि हमें चालान की जो जहमत है ये ना करनी पड़े। हमारा जो काम है कि ट्रैफिक को स्मूथ चलाए, वो चालान की तरफ लग गए तो पीछे से जो मर्जी होता रहे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि जो लड़ाई झगड़े के वाकयात होते हैं जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक वार्डन के साथ, अब तो मौसम ऐसा है, आप गर्मी में सोचे जब शदीद गर्मी हो, ट्रैफिक वार्डन भी सड़क के ऊपर खड़ा हो और जो बाइकर है वो भी बेचारा मोटरसाइकिल पे आ रहा है इतनी गर्मी में, दोनों का उस वक्त जो टेम्परेचर है वो पीक पे है और उस दौरान अगर किसी की तलब कलामी होगी तो दोनों लड़ेंगे, वार्डन भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए जिद्दत की तरफ जाया जा रहा है और चलान जो है ई चलानिंग, उसको मजीद उसके अंदर जो फीचर जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, जिस तरह कम उम्र ड्राइवर्स का फीचर और उसके साथ साथ ये हेलमेट का फीचर जो है वो इसमें ऐड किया गया। इसका जो कोड है वो भी जारी कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी लेकिन उसके साथ साथ जो राव साहब ने बात की कि क्रिमिनल्स, तो ये एक वाकई एक संगीन जो है ये मसला है। और इसके लिए ब्लैक लिस्ट की वारदातें हो रही हैं इरफान साहब, ये जो मोबाइल स्नैचर्स हैं, अच्छा, ये वो इतने उसकी एक और वजह भी है, ये धुंध जो है, अब जो मसला है ये धुंध जो है ये धुंध भी एक बहुत बड़ा मसला है। धुंध के अंदर तमाम कैमरा, उनका कोई भी कैमरा होगा, जितने अच्छे से अच्छा कैमरा भी होगा, उसका जो विजिबिलिटी उस तरह नहीं होगी
वो भी इफेक्ट वो करती फॉग आ जाती है ना आगे। नहीं, नाइट आप विजन गाड़ी भी में होगा, बैठ के लेकिन अगर एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं, लेस ये कैमरा सर जी, नहीं, फॉग आ अभी जाती नहीं है है थोड़ी ना। सी आगे ये कैमरे आप की। 5 साल पीछे की तो टेक्नोलॉजी ये क्या मैंने और आपने साफ करनी है? नहीं, ये आप हमने 5 prove साल करनी पीछे है की मुझे। टेक्नोलॉजी की इस बात क्या कर रहे क्या हैं। पहली मर्तबा फॉग आई है ये नहीं, वही चीजें मैं आपको कह रहा हूँ या ना, स्मोक पहली मर्तबा आई है? वही चीजें आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये 5 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। आप ये भी सोचें, हाँ, सही अब कह जो रहे हैं। टेक्नोलॉजी है उससे ये 5 साल पीछे है कैमरा। 8 साल पुरानी है। 5 साल पीछे, 5 साल में लगे ना इससे 16 में इसको 18 में इसको कंप्लीट फंक्शनल किया गया था। 16-17 में हो गया था 18 में फंक्शनल हुआ था ये, 18 में इसका इफ्तिताह वक्त किया की गया था, 18 में इसका लेकिन इफ्तिताह किया था सवाल ये शहबाज है ना, शरीफ साहब बहुत ने। सारे सवाल आते हैं। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और लेकिन जिन चाराओं नहीं, में- मेरे इसके शहर को साथ- क्राइम से कैसे पाक करेंगे? मनशियात फरोशों के खिलाफ कब राव साहब, कार्रवाई मैं होगी? agree करती हूँ, लेकिन जो सबको चले पता अच्छी है, चीज हो रही है, हर उसको पुलिस तो स्टेशन appreciate करते हर हैं। पुलिस स्टेशन में उनकी फहरिस्तें मुरतब हैं। बहुत सारे मनशियात फरोश हैं जो अरे भाई, आपकी बात जो- से मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन इस पर जो अच्छी चीज है उसको तो एलिमिनेट ना करें, ये अच्छा नहीं, फैसला हम हुआ नहीं है। उसको कर रहे हैं eliminate। बाकी लेकिन आगे चीजें चले ना। इसके साथ स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह होगा। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, हम आ जाते हैं जी आज की अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है जी निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। सऊदी अरब पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुकाम ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। सो इसके साथ साथ हमने अगली खबर की तरफ भी आना है। राव साहब, हम देख रहे हैं कि मसरूफियात जो यहाँ पर हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, और आप ये देखें कि बहुत ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि हम जब दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ के सफारतकार आ रहे हैं, वहाँ के रवाबित भी बढ़ रहे हैं और हम बहुत सारे फ़ायदे भी उनसे उठा रहे हैं। एग्जैक्टली बड़ा अच्छा ये एक जेस्चर है, बिल्कुल जेस्चर भी है। और फिर रोज़ा रसूल पे हाजिरी, नवाफिल की अदायगी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ, और फिर सऊदी हुकाम से मुलाकातें और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से एक मुस्बत कदम है ये। और ये इसका हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ थे वो हल तलब थे, लेकिन वो हल नहीं हुए। सऊदी अरब चूँकि ब्रादर मुल्क है और हमारे यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है सबसे पहले जो दौरा है वो सऊदी अरब का ही उनका होता है। इवन दैन के आर्मी चीफ भी अगर आए तो वो भी पहला दौरा सऊदी अरब का, इस कदर ताल्लुकात है। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा ये पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है कि ये ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से, और फिर ज़ाहिर है वहाँ मदीना मुनव्वरा में पहुँचने पर नवाफिल की अदायगी और ये सारी जो चीज़ें, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ये सादत भी है ज़ाहिर है। और इसके साथ साथ मुल्की अमूर के हवाले से जो अहम पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर सरमायाकारी के हवाले से जो अब पाकिस्तान और सऊदी जो एक जॉइंट वेंचर भी है, जो 26-27 बिलियन डॉलर की एक सरमायाकारी की एक एफर्ट भी की जा रही है, तो वो भी है। एक रिफाइनरी लगनी है जिस पर मुआहदे तो हुए, MOU तो साइन हुए, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब कोशिश है हर तरह से पाकिस्तानी हुकाम की कि किसी न किसी तरह से इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए ताकि सरमायाकारी के मौके बढ़ें। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। निगरान वज़ीर आला की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। दाता दरबार अस्पताल में मंशियात बहाली मरकज़ बनेगा, इंतज़ाम ANF के सपोर्ट किया गया है। इसको मैं बड़ी खबर इसलिए भी कह रही हूँ कि मुझे लगता है कहीं ये उम्मीद की एक किरण है और एक स्टेप है, क्योंकि जब भी पकड़ा जाता था ना नशेइयों को, तो ये कहा जाता था कि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है, इनको रखें कहाँ पर, जेलों में भेजा जाता था, थोड़ी देर बाद वापस भेज दिया जाता था। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एडिशन हुआ है। इरफान साहब, बहुत अच्छा एडिशन है, और ये समझे कि आपने मसले की जड़ को जो है वो पकड़ना शुरू किया है, क्योंकि आपको लाहौर में 400 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट थे, 400 ऐसे ज़्यादा पॉइंट थे जहाँ पे ये जो नशे के आदी अफराद थे, ये बेचारे सर्दी गर्मी में वहाँ पे पड़े रहते थे, और डिहाइड्रेशन की वजह से इन लोगों की अमवात सबसे ज़्यादा थी। यही सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ऐसे मंशियात के आदी अफराद हैं उनको उठाएंगे, उनको मुस्बत जो है पाकिस्तानी बनाने में उनका किरदार अदा करेंगे। लेकिन वो अथॉरिटी कामयाब ना हो सकी, बन ना सकी। लेकिन उसके बाद अब जो प्लान किया जा रहा है वो यही है कि दाता दरबार हॉस्पिटल जो है इसको ANF का सपोर्ट कर दिया जाए। लाहौर में पूरे जो 400 पॉइंट जिसके बारे में हमने जिक्र किया, इन तमाम पॉइंट से अगर कहीं से भी
ऐसा कोई पेशेंट जो है उसको पेशेंट ही समझें कि जो नशे का आदी हो गया है वो पेशेंट हो गया, वो पेशेंट ही है, वो बिल्कुल, पेशेंट उसको अपनी होश ही उसको नहीं है। अपनी होश नहीं है और उसको वहां से उठाया जाएगा। तो क्या यहाँ पर उसकी तमाम ट्रीटमेंट सहूलियात होगी, दी जाएंगी? ये तमाम रिहैबिलिटेशन सहूलियात। सेंटर के तौर पर ये काम बिल्कुल करेगा? ये रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर के ऊपर काम करेगा और एएनएफ ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्लान जो है वो बनाया है कि हमने किस तरह इन लोगों को जो है वो रिहैबिलिट करना है, उसके बाद इनको किस तरह पॉजिटिव वे में लेके चलना है। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हो बहुत जाएगी, बड़ी डॉक्टर्स वहां responsibility है पर और सारे। इसी वजह से आप देखें पंजाब गवर्नमेंट और एएनएफ का जो मुआहदा हुआ है उसमें यही है कि आपने हॉस्पिटल का तमाम जो इंतजामात हैं वो एएनएफ संभालेगी, उसकी अपग्रेडेशन, उसकी मेंटेनेंस, उसकी तमाम चीज़ें जो है वो एएनएफ करेगी और एएनएफ के पास मसाइल भी मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ एएनएफ क्योंकि तमाम जो मंशियात की स्मगलिंग है इसके ऊपर बड़ा काम करता है, जो लोग वहाँ पे आएंगे उनसे इंटेरोगेट के बाद जो बड़े मगरमच्छ हैं जो यहाँ पे मंशियात की सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। तो ये समझें कि आपने इस मसले की जड़ को पकड़ा है और उसके बाद अब ये मसला जो है प्रोसेस में आ गया है, ये टाइम लगेगा। फौरी तौर पे ये नहीं हो सकता कि अब एमओयू साइन हुआ और कल हम कहें कि लाहौर में जो मंशियात भी नहीं आएगी और यहाँ से मंशियात के आदी भी ख़त्म हो जाएंगे। हर मंशियात फरोश, मैं कई ऐसे मंशियात के आदी अफराद को जानता हूँ जिनको रिहैबिलिटेशन सेंटर मेंटल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। कुछ अरसे के 2 हफ्ते का टाइम पीरियड रखा जाता है, 2 हफ्ते उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद वो वापस आते हैं उसी एरिए में, उसी लोग जो माहौल में। जब उनको दोबारा मंशियात के आदी जो दोस्त उनके जो होते हैं कि ऐसे अफराद जिनके साथ रवाबित होते हैं जो मंशियात की फ़रोख्त का या मंशियात के आदी होते हैं, उन लोगों के साथ रवाबित होते हैं तो वो दोबारा उसी नशे की लानत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए जहाँ पे ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो 15 दिन का टाइम था, जो 2 हफ्ते का टाइम था, इसको भी बढ़ाया जा रहा है कि आप कम से कम 1 माह जो है किसी हॉस्पिटल में इसको रखा जाएगा मंशियात के आदी को, ताकि इसकी आदत जो है नशे की कम से कम हो। और इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दर्जनों जो नशावर अफराद हैं वो आपको दाता दरबार के अतराफ में ही आपको सड़कों पर भी मिलेंगे। एक तो ये आप उनको फौरी तौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर में रख सकेंगे और फिर दूसरा हमने देखा है कि बहुत सारे शहर में आज भी पॉइंट्स हैं। एएनएफ आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा इसके इंसदाद मनशियात के हवाले से काम कर रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा शहर में चले शाम के औकात में मुस्लिम टाउन मोड़ पे किस तरह से नशावर अशिया की जो फ़रोख्त है वो हो रही है। चले धर्मपुरा के ब्रिज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, चले शेराकोट के इलाके में, चले आप सांदा के इलाके में, आपको हर जगह पर नज़र आएगा। और इसके अलावा वही पॉइंट आउट किया कि 400 पॉइंट ऐसे हैं इसके अलावा जहाँ पे नशे के आदी अफराद बैठते हैं और वहाँ पे अगर वो बैठते हैं तो उनको नशा तो डेफिनेटली मिलता है, वहीं पे मिलता है, तो इसी वजह से तो वहाँ पे बैठते हैं। इसके अलावा फिर आपके जो तालीमी इदारों में ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पर आपको कोई खुसूसी ऑपरेशन यानी उसके लिए आपको कोई स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत है। कैंटीन्स में आपको अपनी इंटेलिजेंस जो है वो, और फिर राव साहब ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, इसको हमें सबको अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी होगी, पेरेंट्स को अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी होगी। यस एग्जैक्टली, पेरेंट्स की हम अगर इदारों को जिम्मेदार, हम ये कहते रहे हम अपने घरों से कोई काम नहीं कर रही, एएनएफ काम नहीं कर रही। सर जी मैं आपको कह रही हूँ ना कि हम दूसरों को रिस्पांसिबल कहने के बजाय घर से जब तक मामला ठीक नहीं करेंगे तब तक देखिए मामला नहीं ठीक होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में डिस्कशन करते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो हमने बढ़ना है जी अगली खबर की तरफ और अगली खबर हमारे पास है जी कुछ बात कर लेते हैं। सियासी महाजराइन में खासी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, मौसम सर्द है, हर जगह पर अब मीटिंग्स भी हो रही हैं, हर जगह पर अब दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई तो आपको पता चल ही जाएगी, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन एक बार फिर से वो पंजा आजमाई हमें नज़र आना शुरू हो गई है। बड़ी सियासी जमातें खुलकर सामने आ रही हैं, खुद मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, यहाँ पर लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आसिफा साहिबा हैं, बिलावल साहब हैं, मतलब जो बड़े और अहम चेहरे हैं वो हमें सियासी मंजर पर नजर आ रहे हैं। क्या इम्पैक्ट आ रहा है राव साहब, आप लोग तो कवर कर रहे हैं। आम तौर पे तासुर ये है और इसको सभी लोग मानते भी हैं वैसे इस तासुर को कि जिसने लाहौर फतह किया
पंजाब उसका और पंजाब जिसने पता किया पाकिस्तान और में। ये रियलिटी है, ये रियलिटी भी है, उसकी वजह ये है, आप अपने उसकी वजह ये है कि तारीख उठा के देखें, जब जिसने भी पंजाब में लाहौर का मार्का मारा उसने भाग में बनाई। और देखिए पंजाब की 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, अगर कोई भी जमात पंजाब से मोर देन 90 सीट्स ले जाती है तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। तो इसी तरह से लाहौर की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, यानी 46 जो सीट्स हैं वो लाहौर में। और इस इलेक्शन में तो वाकई तमाम सियासी कायदीन ने भी ये साबित कर दिया है कि वाकई भी लाहौर जितना बड़ा जरूरी है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में और पूरी तरह से मुतहरिक हैं NA 127 के इलेक्शन में। बिल्कुल। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल NA 119 में अपने हल्का इंतखाब में, डे बिफोर यस्टरडे मियां नवाज शरीफ साहब अपने हल्का में गए थे NA 130 में। इसी तरह से बिलावल साहब, हम डिटेल की तरफ आते हैं क्योंकि आप साथ साथ होते हैं, कैसा लोगों का फीडबैक देख रहे हैं? देखिए लोगों का फीडबैक अब आपने अगर रियलिस्टिकली चीज़ों को एनालाइज करना है तो चूँकि मैं अक्सर ये बात आपके सामने भी किया, एक दफ़ा फिर कर देते अपने नाज़रीन के लिए कि वो एक बच्चा रेस में बड़ा फर्स्ट आता है तो भाग के अपनी वालदा को, जब वालदा गले लगाती है तो वालदा पूछती है कि रेस में कितने लोग थे, तो वो कहता मैं अकेला ही था। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है। ये लतीफ़ा अक्सबंदी करता है हमारी मौजूदा जो इस वक्त सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी। लेकिन इसके बावजूद जो भी सूरत हाल का जिम्मेदार है, अगर एक पार्टी आज हम देख रहे हैं कि वो कॉर्नर हुई है तो उसमें जिम्मेदारी उसकी अपनी भी है, नो डाउट उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है। यानी मैं ये समझता हूं कि जानबूझकर सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने के लिए उस एक मखसूस सियासी जमात ने जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो बिलाशुबा बड़ी सियासी जमात है, वकला की अक्सरियत होने के बावजूद उस पार्टी में जानबूझकर अपने ही आइन की वायलेशन की गई, जिसको जवाज बनाकर अदालत ले जाया गया और पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारा कुछ करती रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसला कानून और आइन के मुताबिक होना था, तो उसको इंतखाबी निशान नहीं मिला। अब उसकी जो हैसियत है उस जमात के उम्मीदवारों की, उनके गिर्द वैसे भी घेरा तंग है। ये उनका सारा जो 9 मई को उन्होंने किया धरा था आज उनके सामने भी आ रहा है। तो इसलिए जो सियासी लोग हैं उनको अपने मुखालफिन भी सियासी ही रखने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं नवाज शरीफ को। वो तो बिल्कुल ये देखिए सियासी लोगों का उसी तरह से सियासी लोगों को ही मरियम ने कल जब तकरीर की, मरियम नवाज साहिबा ने, तो उन्होंने कहा कि 15 साल सिंध में गवर्नमेंट करने वाले लाहौर में आके अपना कोई भी शाहकार जो है वो नहीं बता सकते, बल्कि यहाँ पर आकर आप सब कुछ देखें, आपको अभी गिनवाते हैं सारे में। तो ये एक पॉलिटिकल ये एक रविश है। लेकिन इसमें जो लान तान का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ाने वाला। इसमें तनकीद रहे शाइस्तगी के साथ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना आपको नौजवान नस्ल देख रही है, नौजवान नस्ल का आपने पिछले 7 सालों में पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसे किसी से कोई बात करो तो यानी पंजाबी डानू पैंदा है। तो इस तरह की सूरत हाल हुई पड़ी है हर जगह पे, यानी काटने को पड़ते हैं। हाँ। तो इससे आप बाहर निकलें, समझें, अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो अपने आइंदा नस्लों की आप यारी इस तरह से करती है। ब्रेक का कहा जा रहा है, कुछ सिक्योरिटी की सिचुएशन भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तैयारी कहां तक पहुंची है वो भी डिस्कस करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। नाज़रीन वापस आ जाते हैं। कुछ सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे थे। तमाम जमातें तो हमें मैदान अमल में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, भरपूर कैंपेन कर रही हैं। और मैंने कल भी कहा था, वो जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शायद सब सियासी जमातों को ठंड लग गई है, तो वो अब उस हिसार से भी बाहर आना शुरू हो गए हैं। बहुत अहम चीज़ है इलेक्शन की सिक्योरिटी, बहुत अहम चीज़ है बैलेट पेपर की तैयारी, जो मेरे ख्याल से जान डालेंगे ये इलेक्शन में। इरफान साहब, कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं? अना, अगर इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से
जो इंतज़ामिया है इसको कहा गया था कि तमाम इंतज़ामात इसको फौरी तौर पे शुरू किया जाए, और अगर सिक्योरिटी के इंतज़ामात देखे जाएं तो बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन डे और आफ्टर इलेक्शन, ये 3 स्टेप होते हैं जिसमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात करने होते हैं। कि बिफोर इलेक्शन आपने इलाके के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको आपने देखना है कि कौन से हसास है, कौन से इंतहाई हसास हैं, कौन से नॉर्मल हैं। कैटेगरीज बनानी ये कैटेगरीज बनानी है, और ये जो साबका द्वार के अंदर वहाँ पे जो वाक़यात रूनुमा हुए होते हैं उसको मद्देनज़र रख के बनाई जाती है, और वहाँ पे मौजूदा हालात उसको भी देखा जा रहा होता है। तो इस तरह जो पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर जो इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन है, आप समझें कि पंजाब के अंदर अगर 100 पोलिंग स्टेशन है तो उसमें से 80 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको इंतहाई हसास और हसास करार दिया गया, यानी कि 80% आपके पोलिंग स्टेशन जो सेंसिटिव हैं। और उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्लॉयमेंट का प्लान दिया गया था वो था कि जो इंतहाई हसास होंगे वहाँ पे 5 पुलिस एहलकार, हसास के ऊपर 4 और नॉर्मल के ऊपर 3। इसी वजह से आपकी जो 1,38,000 पंजाब की फोर्स है उसमें 1,76,000 उसमें से 92,000 आपको नफरी की कमी हुई। उसको पूरा करने के लिए आपने पाक फौज और रेंजर्स के जवान जो है वो बुलाए जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसमें आपको मैं ये प्लान पूरा तैयार हो चुका है। ये प्लान तैयार हो चुका है, और इसका प्लान की मंजूरी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से चंद रोज पहले दी गई। ठीक है, क्योंकि पहले ये प्लान था कि जो पाक फौज है वो स्टैटिक नहीं होगी, वो बैकअप पे होगी कि कोई भी अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल होती है तो उसके बाद लाया जा सके। लेकिन उसके बाद मुल्की हालात को देखते हुए और कई जमातों की जानिब से ये प्लान किया गया है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो इलेक्शन डे के ऊपर कुछ हंगामा आराई कर सकती हैं। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुतासिर कर सकते हैं। बिल्कुल पाक फौज को जो डिप्लॉय किया जाएगा, फर्स्ट ईयर जो होगा पाक फौज का होगा, सेकंड ईयर पंजाब रेंजर का, और थर्ड ईयर के अंदर पुलिस डिप्लॉय की जाएगी। चलें जी, ये तमाम सिक्योरिटी इंतजामात हैं, इरफान साहब ने खासी डिटेल में बता दिया। और उससे पहले भी कार्रवाई हो सकती है, जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ उससे कबल भी वो डेफिनेटली वो तो ऑब्वियसली प्लान का हिस्सा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।